नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 23rd लेक्चर है। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एंडोजेनिक फोर्सेस, आल्सो डिस्कस इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। अंतर्जात बलों से क्या तात्पर्य है, साथ ही पृथ्वी पर विभिन्न भू आकृतियों के निर्माण में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि आखिर एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो होती क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भी हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है। ठीक है, उस पर बहुत तरीके के जो है लैंडफॉर्म्स मौजूद है। जैसे कि कहीं पर प्लेटूस है, कहीं पर जो है कॉन्टिनेंट है, कहीं पर जो है प्लेन एरिया है, कहीं पर माउंटेन्स है, हिल्स है। तो ये फ्लैट नहीं है। तो ये जितने भी जो लैंडफॉर्म्स है ये किसकी वजह से होते हैं, ये इसमें जो हमारे जो धरती पर बहुत तरीके की जो फोर्सेस होती हैं, धरती के सतह के नीचे की फोर्सेस होती हैं, धरती के सतह की ऊपर की फोर्सेस होती हैं जो कि इंटरैक्ट करती हैं और उसके बाद ही जो है कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते हैं। तो तो जितने भी जो एनर्जी होती है, जब वो जो फोर्सेस जो होती हैं वो धरती के अंदर की होती हैं। ठीक है, जो अर्थ सरफेस के अंदर की जो फोर्सेस होती हैं उसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो जितने भी फोर्सेस जो है ये जो है निरंतर यहाँ पर जो है चलती रहती हैं, ये कंटिन्यूअस होती हैं। क्योंकि जितना भी जो अर्थ के अंदर का जितना भी मैटर है, जितना भी जो उनका मूवमेंट हो रहा है, जितना भी जो वहाँ के जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट है, जितना भी जो अंदर मैटर है उनका इंटरेक्शन हो रहा है, इसके साथ साथ जो अंदर का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से जो है बहुत सारा जो है यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर की। और इन्हीं जो अर्थ क्रस्ट के जो अंदर की फोर्सेस होती हैं उसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और अर्थ क्रस्ट के जो बाहर की फोर्सेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल फोर्सेस है ये निरंतर रहती है। ठीक है, और ये जो है ये कई प्रकार के जो है यहाँ पर जो है ये जो है एक इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस माना गया है। मतलब कि जो लैंड पर बहुत सारी जो है लैंड फॉर्म्स जितने भी हैं, भू आकृति जो है उनके फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो अगर हम समझे तो एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी है। एंडोजेनिक फोर्सेस वो है जो कि इनसाइड द अर्थ होती है। पृथ्वी के अंदर का जो बल, पृथ्वी की जो सतह है उसके अंदर के बल को हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और ये दोनों ही प्रकार से जो है ये मूवमेंट हो सकता है। इनका वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी इनका हो सकता है। ठीक है, और इन्हीं कारण से यहाँ पर बहुत तरीके के जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि जो कि हम लोग आगे भी समझेंगे कि जो है जैसे कि पहाड़ों का बनना है, या फिर जो है कोई भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका सबमर्ज हो जाना पानी में, या फिर जो है पानी की सतह से ऊपर आ जाना, इमर्ज हो जाना। ठीक है, तो ये सभी जो है कि एंडोजेनिक फोर्सेस के ही कारण होता है। तो अगर हम एंडोजेनिक फोर्सेस के फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये लैंड बिल्डिंग फोर्सेस है। ये लैंड बिल्डिंग फोर्सेस है, इनका बहुत बड़ी भूमिका है भू आकृति का निर्माण में। ठीक है, तो ये जो है ये लैंड ये जो है और ये जो है जितना भी जो हमारी जो भू परपटी है, अर्थ क्रस्ट है, उसको फॉर्म करने में इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो इसीलिए हम इसे लैंड बिल्डिंग फोर्सेस या फिर भूमि निर्माण बल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है पृथ्वी के नीचे जो है, पृथ्वी के नीचे के बल को हम कहते हैं। तो ठीक है, तो ये पृथ्वी के नीचे जो है वहाँ पे इसका उत्पन्न होता है, ओरिजिन ये बल वहाँ पर होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है यहाँ पे कई प्रकार के जो है यहाँ पर जैसे प्राइमोर्डियल
टेरेस्ट्रियल हीट हो गई, रेडियो एक्टिविटी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, या फिर हम कह सकते हैं जो पृथ्वी के घूमने के कारण, ठीक है, रोटेशन के कारण जो फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है, ये सारी जो एनर्जी है ये इस बल को निर्माण करने में मदद करती है। और इनके कारण से, ठीक है, इनके कारण से वॉल्केनोज होते हैं, फोल्डिंग होती है, ठीक है, फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है। तो ये कई प्रकार के जो प्रोसेस है ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्लो मूवमेंट, जो कि कई साल लग जाते हैं, ठीक है, कई साल लग जाते हैं तब जाके हमें उसका विजिबल रिजल्ट देखने को मिलता है। और एक होता है सडन मूवमेंट, ठीक है, अचानक हुई गतिविधि होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो गया या फिर वॉल्केनो हो गया। हालांकि हमें जो अर्थ सरफेस पे तो दिखता है ये बहुत ही ज़्यादा सडन है, ठीक है, लेकिन इसका भी जो निर्माण हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली पृथ्वी के अंदर ही होता रहता है, ठीक है। तो हमें पृथ्वी के बाहर लेकिन ये सडन दिखता है, तो हम इसको सडन या फिर अचानक हुई गतिविधि में ही कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है स्लो मूवमेंट के बारे में अगर हम पढ़ें, ठीक है, स्लो मूवमेंट को जो है डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसमें बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है, बहुत साल लग जाते हैं इसके हमें रिजल्ट देखने में, ठीक है। तो ये जितना भी जो प्रेशर होता है, ये जितना भी जो प्रेशर होता है, जितना भी जो मूवमेंट हो रहा है, जितना भी जो अर्थ के अंदर का जो सॉलिड मटेरियल है उसमें, ठीक है, उसको तो उनका बहुत ही ज़्यादा जो है स्लो मूवमेंट होता है, उसमें बहुत तरीके के जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है कई तरीके के जो है भू निर्माण होता है, जैसे कि कई जगह जो है पहाड़ बन जाता है, कुछ जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है पानी के नीचे चले जाते हैं, या फिर जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, सबसिडेंस होता है, इमर्जेंस होता है। तो इस तरीके कई प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे स्लो मूवमेंट में ओरोजेनिक मूवमेंट को, ठीक है। ओरोजेनिक मूवमेंट जिसको कि हम लोग माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस भी कहते हैं, जिससे कई प्रकार के जो है माउंटेन्स बनते हैं। तो ये जो ओरोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं ये क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल तरीके से मूव करती है। और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल में भी दो प्रकार से हो सकता है, या तो ये जो है आपस में जो सॉरी या तो ये जो है आपस में एक ही तरफ जो है यहाँ पे इनका जो है कन्वर्ज होती है। तो इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं कि जो ये जो है यहाँ पे जो फोर्सेस जो है वो दोनों का कंप्रेशन हो रहा है, या फिर जो फोर्सेस जो है वो कन्वर्ज हो रही है आपस में, ठीक है। और ये जब आपस में जो है बहुत ज़्यादा कन्वर्ज होती है तो क्या होता है, ये ऊपर उठता है और ये ऐसे यहाँ पे जो है फोल्ड माउंटेन्स जो है उसका निर्माण करता है। इसी तरह ये जो है अगर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की ही बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक दूसरे के अब विपरीत भी जा सकते हैं, ऑपोजिट भी जा सकते हैं, जिसको कि हम लोग डाइवर्जेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट फोर्स कहते हैं। और इसकी वजह से जो हमारी जो पूरी जो क्रस्ट है वहां पे हमें क्रैक्स दिखने को मिलता है, या फिर फॉल्ट्स दिखने को मिलता है, मतलब कि भ्रंश दिखने को मिलता है, ठीक है। फ्रैक्चर्स हो गया, क्रैक्स हो गए, फॉल्ट्स हो गए, ये सब जो है हमें जो है फॉल्टिंग के कारण ही देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एपिरोजेनिक मूवमेंट की, ठीक है। एपिरोजेनिक मूवमेंट जो होता है ये वर्टिकल मूवमेंट होता है, ठीक है, वर्टिकल ऊपर नीचे जो है इसका मूवमेंट होता है, जिसके कारण जो है कुछ कोस्टल शेल्फ जो होते हैं वहाँ पे जो है वो पानी के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये पानी है तो उसके नीचे चले जाते हैं, लेकिन कुछ कोस्टल शेल्फ जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो नीचे जाते हैं तो उसको हम लोग सबसिडेंस कहते हैं, और जब ऊपर आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको इमरजेंस कहते हैं। तो ये किस लिए होता है, ये जो है यहाँ पे रेडियल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, रेडियल मूवमेंट हो रहा है, जो भी हमारे जो अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, सॉरी, अर्थ का जो रेडियस है उसके अलोंग जो भी मूवमेंट हो रहा है, रेडियल मूवमेंट जो हो रहा है, उसके कारण जो है वो जो है वो एपिरोजेनिक मूवमेंट होता है, वहाँ पे एपिरोजेनिक जो है फोर्स हमें देखने को मिलती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो है कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है, प्लेट्यूज का जो है निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है।
तो यहाँ पर क्या है, जैसा कि हमने बताया ये वर्टिकल मूवमेंट है, तो यहाँ पर क्या है, ये अपवर्ड मूवमेंट होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, तो जब अपवर्ड मूवमेंट होता है तो हम उसको कहते हैं अपलिफ्टमेंट, और जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो हम उसको कहते हैं सबसिडेंस। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल मास होता है या तो जो है वो ऊपर चला जाता है, या फिर जो कॉन्टिनेंटल मास जो है वो नीचे चला जाता है, तो हम उसको सबसिडेंस का नाम देते हैं। तो इसके कारण जो है कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है, प्लेटोज का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम अपवर्ड मूवमेंट की बात करें, ठीक है, अपलिफ्टमेंट की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल को देखें तो जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट है कहाँ पे, तमिलनाडु में। इसी के साथ साथ जो मालाबार कोस्ट है केरला में, वो भी जो है वो अपलिफ्टमेंट, ठीक है, मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट का ही एग्जाम्पल है। यही अगर हम डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करें, ठीक है, सबसिडेंस मूवमेंट की बात करें, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो ये क्या है, यहाँ पे अराकन रेंज जो है वो पानी के अंदर गई है, वो सबमर्ज हुई है, तो इसलिए ये जो है ये सबसिडेंस का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण भी जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसमें भी जो है यहाँ पे जितने भी जो हमारी क्रिस्टल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, हमारी जो क्रिस्टल प्लेट्स जो है उनका क्या होता है, उनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही होता है। तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स भी जो है डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट का ही एक पार्ट है। इसके साथ साथ जो है हमें अर्थक्वेक देखने को भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक जो यहाँ पे अर्थक्वेक में जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मूवमेंट जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका जो असर हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी जो है लोकल ही हमें जो है इसका असर देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे सडन मूवमेंट की। सडन मूवमेंट मतलब कि अचानक हुई किसी भी गतिविधि की। तो यहाँ पर जैसे कि वॉल्केनो हो गया, तो वॉल्केनो के कारण जो है वॉल्केनो माउंटेन्स का जो है निर्माण होता है, जब लावा जब नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर वॉल्केनो हुआ तो यहाँ पे लावा जब नीचे आता है तो यहाँ पे जो है माउंटेन्स का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग वॉल्केनो माउंटेन कहते हैं। अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, सडन मूवमेंट के कारण ही होता है। जैसा कि हमने बात की कि सडन मूवमेंट हमें केवल अर्थ सरफेस पे आने के बाद दिखता है, लेकिन वॉल्केनो जब बनता है तो उसके लिए जो है कई साल लग जाते हैं, वहाँ पे एनर्जी पूरा प्रेशर बिल्ड होने के लिए। अर्थक्वेक के लिए भी जब जो भी एनर्जी जो बाहर आती है तो वो जो है वो कई टाइम तक जो है वो बिल्डअप होता रहता है, लेकिन अर्थ सरफेस पे जो है हमें बहुत ज़्यादा सडन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है कई बार जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसका जो है बहुत ही भयानक रूप हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स की बात करें, जैसे कि क्वेश्चन में बात की गई है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जितने भी जो फोर्सेस है, एंडोजेनिक फोर्सेस है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस है, एक रचनात्मक बल इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके कई सारे जो है इनका जो इन एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो है कई प्रकार के भू आकृति का जो है निर्माण होता है, जैसे कि रिफ्ट वैली है, ब्लॉक माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है, प्लेटूज है। ठीक है, ये फोर्थ है, प्लेटूज है, जो कि इसमें कि इंटरमॉन्टेन और कॉन्टिनेंटल प्लेटू दोनों की बात करेंगे। और फिर फिफ्थ जो है वो हम लोग मैदान, ठीक है, जो प्लेन्स है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स होता है जबकि यहाँ पे जब भी टेंशन होती है, ठीक है, यहाँ पे जब भी जब भी जो फोर्सेस होती है जब आपस से जो है विपरीत दिशा में होती है, तो यहाँ पर एक टेंशन हमें देखने को मिलती है, डाइवर्जेंट फोर्स देखने को मिलती है। और इसके इसके कारण जो यहाँ पे जो फॉल्टिंग हुई होती है, ठीक है, जो भी भ्रंश पैदा हुआ होता है, तो यहाँ पे जो दो भ्रंश जो होते हैं उसके अगर बीच का जो भूखंड जो है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ऊपर उठ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। या फिर दो जो भ्रंश होते हैं उनके जो बाहरी भूखंड होते हैं वो अगर जो है वहां से जो बाहरी जो भूखंड जो होते हैं वो अगर जो नीचे धंस जाते हैं, ठीक है, वो नीचे धंस गए, तो यहाँ का जो पूरा जो यहाँ का जो एरिया जो है वो क्या होता है, वो जो है ऊपर ही उठा रहता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन का नाम देते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन की जो ऊपर की सतह जो होती है ये तो फ्लैट होती है, लेकिन यहाँ का जो ये होता है जो हम कह सकते हैं कि
अ इसमें जो इसका जो साइड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे इसका जो हमें स्लोप देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे अगर हम रिफ्ट वैली की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली होती है जो, जबकि रिफ्ट वैली जिसको कि हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं, तो भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो फॉल्टिंग लाइंस जो होती हैं उनके बीच के जो चट्टानी स्तंभ जो होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है। जब वो नीचे की ओर धंस जाता है तो हम उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया में इसका एग्जांपल देखें तो कौन सी है? नर्मदा वैली। इसी तरह अगर हम ब्लॉक माउंटेन्स के अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो क्या है? ब्लॉक माउंटेन के का एग्जांपल देखें तो जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है उसको भी जो है यहाँ पे जो है वो जो है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसी तरह जो है फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो भी, वलित पर्वत जो होते हैं वो भी जो है वो भी जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण होते हैं। ओरोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे कि जो है कन्वर्जेंट फोर्सेस लगती हैं और यहाँ पे जो है जो भी कॉन्टिनेंट होता है वो ऊपर की तरफ उठता उठता है और यहाँ पे जो है एक हमें मोड़दार पर्वत देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? जैसे कि हिमालयास है, ठीक है, हिमालयास एक वलित पर्वत है और ये आज भी जो है ये बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस जो है ये ऑन गोइंग फोर्सेस हैं और ज़मीन के नीचे जो है फोर्सेस जो है वो अभी भी लग रही हैं, जिसके कारण जो है हिमालय आज भी जो है ऊंचा हो रहा है। इसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करेंगे तो हम उसकी पठार की बात करेंगे, मतलब कि प्लेटूज की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लेटूज में दो तरह के प्लेटूज होते हैं, इंटरमॉन्टेन प्लेटू होता है और कॉन्टिनेंटल प्लेटू होता है। तो अगर हम कॉन्टिनेंटल प्लेटू की बात करें, ठीक है, अगर हम कॉन्टिनेंटल प्लेटू की बात करें तो कॉन्टिनेंटल प्लेटू वो होते हैं जो कि जिनका निर्माण कब होता है? जबकि जो है यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस लगती हैं। वर्टिकल फोर्सेस लगने के कारण जो भी हमारा जो अर्थ सरफेस है वो जो है वो ऊपर की तरफ उठता है या फिर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो अपलिफ्टमेंट जब होता है, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस के कारण जब भी किसी भी हमारी जो धरती की सतह है उसका अपलिफ्टमेंट जब हो रहा है, ठीक है, अपलिफ्टमेंट जब हो रहा है तो उससे क्या होता है? पठार का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जो जब भी कभी ज्वालामुखी या फिर वॉल्केनो फटता है और उसका जो लावा होता है बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो कई दूर तक जो है वो फैल जाता है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे पठार का निर्माण होता है। इसके बाद अगर हम इंटरमॉन्टेन प्लेटो की बात करें तो ये जो है ये जितने भी वलित पर्वत हैं उनके आसपास हमें देखने को मिलता है, फोल्ड माउंटेन्स के आसपास हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लेटूज का निर्माण कब होता है? जो वर्टिकल मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। और जो फोल्ड माउंटेन्स कैसे निर्माण हो रहा है उनका उनका वो जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण हो रहा है। तो यहाँ की जो हॉरिजॉन्टल चट्टाने हैं जब उन पे जो वर्टिकल फोर्सेस लगती हैं तो उससे क्या होता है? इंटरमॉन्टेन प्लेटूज जो है उनका निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ की बात करेंगे, मतलब कि प्लेन्स की, ठीक है। प्लेन्स जैसे कि हमने बात की कि कुछ एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाता है पानी में, कुछ जो है वो इमर्ज हो जाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल की बात की थी, कोरोमंडल कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे प्लेन्स का भी निर्माण होता है। और यहाँ पे अगर हम सिक्स की बात करें, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो वॉल्केनो की वजह से जो है वॉल्केनिक माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो है ये लैंड फॉर्म्स जो है ये अभी भी जो है यहाँ पे कई तरीके के जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उस पर जो लैंड फॉर्म्स है ये जो है ये कई प्रकार के रूप ले रहे हैं और ये जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, इसके इसके अलावा जो है बहुत सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रही हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अंदर के जो प्रेशर है, टेम्परेचर है वो बदल रहा है, तो जिसके कारण से जो है कई प्रकार के मूवमेंट हो रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं और यहाँ पे लैंड फॉर्म्स जो है वो निरंतर हमें वो जो है उसमें जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 की। और जो क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ हैज फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, क्रिटिकली एग्जामिन। दल बदल विरोधी कानून अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है, समालोचनात्मक जांच करें, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम इसका ओरिजिन समझे एंटी डिफेक्शन लॉ का, ठीक है, तो 1967 में एक हरियाणा के एमएलए थे, ठीक है, हरियाणा के एमएलए थे, उनका नाम क्या था? गयालाल। तो उन्होंने एक ही दिन में, ठीक है, एक ही दिन में उन्होंने 3 बार जो है पॉलिटिकल पार्टी को बदला था। तो इसी के बाद से जो है उनको नाम दिया गया आयाराम गयाराम। तो ऐसे ही जो लोग जो हैं, जितने भी जो एमएलएज हैं या फिर जो एमपीज हैं जो
अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फायदे के लिए जो बदलते रहते हैं, तो उसी को यहाँ पे कंटेन करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के आया गया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करें तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और उसी में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूरी बात कही गई है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक दल बदल की बुराई की जांच करना। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल डिफेक्शंस होते हैं उसको कंटेन करना, उसको चेक करने के लिए ये पूरा जो है लॉ लेकर के आया गया था। तो इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत पूरी एक प्रतिक्रिया को जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि दूसरे मेंबर्स जो होते हैं उनकी शिकायत करने पर जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उस रेस्पेक्टिव सदन का, ठीक है, तो वो जो है वो वहाँ पर जो है पूरा देखता है कि जो है कि क्या जो विधायिका जो पीठासीन होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, वो देखता है कि जो है जो दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी जो एमपी एमएलए है उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आया गया था। तो यहाँ पे और कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि दल बदल कानून के अंतर्गत आते हैं, या फिर डिफेक्शन के कौन कौन से ग्राउंड है, अब हम उसकी एक बार चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है कि कोई भी अगर लेजिस्लेटर है या फिर कोई भी जो है एक विधायक जो है उसको दल बदल कानून के अंदर तब लाया जाता है यदि वे जिस पार्टी से वहां पे इलेक्ट होकर के आया है, ठीक है, उस सदन में इलेक्ट होकर के आया है, वो अगर अपने स्वेच्छा से वॉलेंटरली अपनी जो उसकी जो मेंबरशिप है उसको अगर गिव अप कर देता है, ठीक है, अगर वो जो है वहां पे जो है वॉलेंटरी रिजाइन कर देता है अपनी पार्टी से, तो उसको जो है वहां पे डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकंड अगर हम ग्राउंड को देखें तो क्या है, अगर बहुत सारे जो है इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है वो सदन में चुन करके आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर वहां पर सदन में जनता द्वारा उनको चुन करके लेकर के आया गया है, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसी के बाद अगर हम थर्ड राउंड की बात करें तो बहुत सारे जो है जो एमपीज होते हैं, एमएलएस होते हैं, उनको जो है वहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो है प्रेसिडेंट द्वारा जो है मेंबर्स को कुछ मेंबर्स को 2 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया जाता है। इसी प्रकार जो है विधानसभा है वहाँ पर गवर्नर द्वारा कुछ मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया जाता है। तो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स है सॉरी, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अगर वो 6 महीने के बाद, ठीक है, जब भी वो इलेक्ट हुए हैं उसके 6 महीने के बाद अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो भी उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी शिकायत जो भी अदर मेंबर है उस सदन के, अगर वो शिकायत जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से करते हैं तो उसको जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो संज्ञान में लेते हैं, और उस पर जो है पूरा जो है वहाँ पे वो ग्राउंड देखते हैं कि कौन कौन से डिफेक्शन के ग्राउंड है, और उसके बाद जो इसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल डिसीजन किसका होता है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है, एक अपवाद भी दिया गया है कि जो भी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो जाती है तो वो जो है वहाँ पे जो है उसको डिफेक्शन का नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें शर्त है कि वो जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है उसके कम से कम 2/3 मेंबर्स जो है, ठीक है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो है पार्टी के, वो जो है मर्जर के लिए एग्री हो जाए। तो तब जो है जितने भी मेंबर्स हैं जो कि मर्ज हो रहे हैं, जो कि दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और जो कि पहले से ही जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है जो उसमें रह रहे हैं 1/3 मेंबर, उन दोनों ही पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन पर डिफेक्शन जो है वो नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ इट फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कैसे विफल रहा है, जो कि एक्चुअली में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो है जितने भी जो हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं, उनके जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम एंड स्पीच ऑफ लेजिस्लेटर को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे क्या है कि एक्सक्यूज मी,
तो यहाँ पे जितने भी जो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी जाता है, कोई भी विधायक अगर उसके अगेंस्ट जाता है, या फिर जो सांसद है उसके अगेंस्ट जाता है, तो उस पर जो है वहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई कर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जी यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो उस पार्टी के जो भी डिसीजन होता है उसके से जो है अपना डिसेंट, अपना जो है मतभेद जो है वो व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी उनकी जो पार्टी की पॉलिसीज होती है उनके अगेंस्ट उनका मतभेद जो है वो यहाँ पर जो है वो उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या है, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसके बाद हम देखेंगे फोर्स्ड डिसीजन। ठीक है, जबरन निर्णय जो है डाल दिया जाता है जितने भी हमारे जो मेंबर्स होते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एमपीज के लिए, एमएलएस के लिए एक उनको एक डायरेक्शन देती है कि उनको किस तरीके से किसी की इशू पे जो है वोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो वोटिंग उनका जो उनका जो नज़रिया होता है वोटिंग करने का, या फिर उनका जो भी अपना जो ओपिनियन होता है वोटिंग करने का, उसको कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे उन पर जो है जबरन जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स का जो डिसीजन होता है वो उन पर थोप दिया जाता है। तो उनका जो एक फोर्स्ड डिसीजन होता है कि उनको किस तरीके से वोट करना है, ये सब जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वही पूरा गाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके कॉन्शियस क्या है, उनका जजमेंट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। जितना जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है उन्हें वही करना पड़ता है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की हानि होती है। ठीक है, वो जो अगर हम बात करें तो जितने भी जो एमपीज या फिर जो एमएलए चुन के आते हैं उनका काम क्या होता है, किसी भी पॉलिसी को बनाना या फिर जो बिल्स होती है उन पे डिबेट करना। ठीक है, बिल्स है पॉलिसी बनाना, ये सब काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब उनको जो है यहाँ पर जितने भी जो बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको सिर्फ एक वोट नंबर्स की तरह ही देखा गया है, कि जब भी कोई बिल लेकर के आया जाता है या फिर पॉलिसी लेकर के आया जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा, तो वो जो है वो एक विप जारी कर देती है कि जितने भी जो उसके मेंबर्स हैं उनको जो है उनके फेवर में ही वोट करना होता है। तो यहाँ पर उनका कॉन्शियस, उनके जजमेंट्स कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। तो जिससे क्या है कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें उसका लॉस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जितने भी एमपीज है, एमएलएस है, वो अपनी पार्टी को जो है यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जिसके कारण उनकी जो अकाउंट जिसके कारण जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे सफर होती है। इसके बाद आप देखेंगे अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जितना भी जो पार्टी डिसीजन होता है उसको जितने भी जो सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं उसको उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। वो जो है नहीं तो उनमें जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो है लेकर के आया जाता है। तो जिससे कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी, वो कहीं ना कहीं वो खतरे में है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना ओपिनियन नहीं रख सकते, उनका जो भी मतभेद है पार्टी पॉलिसीज को लेकर वो उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे डिस्कशंस नहीं होते हैं। ठीक है, जब भी कोई बिल पेश किया जाता है, पॉलिसी लेकर के आया जाता है, तो उस पर डिस्कशन नहीं होते, जिससे कि हेल्दी डिबेट्स जो है वो नहीं होती। और जब डिबेट्स नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं सफर होता है। तो ये सब क्या है, जहाँ पे लोगों को उनको बोलने की जो है आज़ादी नहीं है, तो ये हमारे जो डेमोक्रेसी है उसके कहीं ना कहीं पूरे अगेंस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज क्वेश्चनेबल। पीठासीन अधिकारी की जो है संदिग्ध भूमिका देखी गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि
डिफेक्शन के केसेस किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? जो भी रेस्पेक्टिव सदन है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही जो है उसका जजमेंट जो है वो फाइनल होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पार्शियल होता है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसका होता है? वो रूलिंग पार्टी का होता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो भी रूलिंग पार्टी के फेवर में ही जो है उसके डिसीजंस होते हैं। ठीक है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कि ये जो है यहाँ पर कि जितने जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो भी जजमेंट है, ठीक है, वो उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत तो लेकर के आ सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं ला सकते जब तक कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो उस पर जो है फाइनल डिसीजन ना दे दे। ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब फाइनल डिसीजन दे देता है उसी के बाद जो है इसकी जो है अपील जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो कोई भी जो है कुछ अगर जो है पॉलिटिकल पार्टी के अगर फेवर का मैटर होता है तो उसको जल्दी से डिस्पोज नहीं करता है, जिससे कि जो है यहाँ पर जो है वो जो है कोर्ट में भी जो है वो केस जो है वो पेंडिंग रहता है। लोग जो है वो अपील के लिए नहीं जा सकते हैं हायर कोर्ट में। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कई बार जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जो भूमिका है वो भी बहुत ज़्यादा जो है पार्शियल देखी गई है। इन सभी के कारण जो हमारे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार नहीं साबित हुआ है। लेकिन तो फिर अगर हम यहाँ पे अगर क्रिटिकल एग्जामिन करने को बात की है तो हम यहाँ पे इसके प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट्स देख लेंगे। तो तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है। तो सबसे पहले क्या है, ये करप्शन को चेक करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है, भ्रष्टाचार की जांच करने में मदद करता है। जितने भी जो पॉलिटिकल लेवल पे जितने भी जो करप्शन हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमें जो है कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जितने भी जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पार्लियामेंटेरियंस की जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उनकी खरीद फरोख्त होती है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी जो सरकार है उसमें एक स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो है यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को बदलने से जो है वो रोकती है, जिससे कि जो हमारी जो पूरी जो सरकार है उसमें एक स्थिरता लेकर के आती है। पार्टी डिसिप्लिन होता है। ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं उनमें एक पार्टी डिसिप्लिन बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उसी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो एसोसिएटेड है उसके प्रति ही वो लॉयल रहते हैं। उसी का जो मैनिफेस्टो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है एक मिल के काम करती है अपने मैनिफेस्टो पे, अपने एजेंडे पे। और यहाँ पर जो है तो ये जो पार्टी डिसिप्लिन जो है उसको बनाए रखने के लिए जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके सबको साथ में काम करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वोटर्स का ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज भी इंडिया में देखा गया है कि यहाँ पे लोग जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा फेवर करके जो है वहाँ पे उनको उनके उनके जो कैंडिडेट होते हैं उनको वोट करते हैं। तो यहाँ पर जो लोगों ने जो अगर किसी भी अगर पार्टी को वोट दिया है, कैंडिडेट को ना दे के पार्टी को वोट दिया है, तो यहाँ पर क्या है, वोटर्स का ट्रस्ट बना रहता है कि अगर उनका जो कैंडिडेट है एक पार्टी से अगर दूसरे पार्टी नहीं बदलता है तो। ठीक है। तो यहाँ पे वोटर्स का ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि हम लोग जो है इस कानून को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने जो है बहुत सारे जो है रिकमेंडेशंस दिए थे, उनकी जो सिफारिशें हैं हम उनको जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बात की थी कि जितने भी जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो केसेस हैं वो किसी सर्टेन लिमिटेड केसेस तक ही जो है वो सीमित रहने चाहिए। जैसे कि अगर कोई मेंबर जो है वॉलेंटरीली स्वेच्छा से जो है अगर अपनी मेंबरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी की अगर गिव अप कर देता है तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अगर है कि अगर जो है कोई भी अगर पार्टी ने व्हिप जारी की है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान,
या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर है, केवल उन्हीं केसेस तक अगर कोई भी मेंबर जो है अगर केस में वोट करता है तभी उसको जो है डिस्क्वालीफाई घोषित करना चाहिए। ठीक है, या फिर जो है या फिर कोई भी मेंबर जो है वो एब्सटेन कर लेता है वोटिंग से, तब उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए अगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है। तो इसके साथ साथ जितने भी जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो मैटर्स हैं, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के जो मैटर्स हैं वो प्रेसिडेंट या फिर जो है गवर्नर द्वारा जो है उसको जो है उनको डिसाइड करना चाहिए। प्रेसिडेंट इन केस ऑफ जो है राज्यसभा इन लोकसभा, और गवर्नर जो है वो जब जो भी जो स्टेट असेंबलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको तो इन्हीं के पास जो है डिसीजन होना चाहिए, और वो भी इलेक्शन कमीशन के एडवाइस के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, तो इसलिए कहा गया है कि ये जो पावर है, ठीक है, तो इसको किसको दे देनी चाहिए, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह सेकेंड एआरसी रिपोर्ट जो है उसने भी यही कहा था कि जो पावर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जो है हटाकर या तो ये जुडिशरी या फिर ये इलेक्शन कमीशन को दे देनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को जो है आरटीआई के अंतर्गत लेकर के आना जरूरी है, ताकि जो इंट्रा पार्टी जो डेमोक्रेसी है हम लोग उसको और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना भी जो बचा हुआ टर्म है किसी मेंबर का, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत लेकर के आया गया है, तो वो कोई और जो है किसी और उसे पब्लिक ऑफिस या फिर जो है कोई भी और जो रेम्यूनरेटिव पोस्ट होती है उसको वो ना दी जाए उस बचे हुए टर्म पीरियड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कहीं ना कहीं जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ने बहुत ज़्यादा मदद की है जो हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है उसमें स्थिरता लाने में, लेकिन इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं जिसकी वजह से जो यहाँ पर जो पूरा जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं साबित हुआ है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है आउटलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, शुड इंडिया कंसिडर ज्वाइनिंग नाटो। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के महत्व को रेखांकित करें। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में क्या भारत को नाटो में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि नाटो के बारे में। ठीक है, तो नाटो जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, और ये जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था वॉशिंगटन ट्रीटी के अंतर्गत, जिस पर कि हस्ताक्षर कब किए गए थे, 4 अप्रैल 1949 को किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो नाटो है ये इसकी स्थापना जो है ये 1949 में हुई थी। और इसका जो है ये जब वहाँ पे जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद ही जो है नाटो को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसको बनाया गया था, और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो हम बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है नाटो की। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम होता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी जो नाटो के जितने भी जो सदस्य हैं, ठीक है, नाटो के जितने भी सदस्य हैं उनका ऐसा मानना है कि जितने भी जो नाटो के फिलहाल जैसे कि हम जानते हैं कि जो 30 सदस्य हैं, ठीक है, 30 मेंबर्स हैं, और उन सभी का मानना ये है कि अगर किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है तो उसको समझा जाता है कि पूरे, ठीक है, पूरे जितने भी संगठन है उस पर आक्रमण हुआ है, और उसके जवाब में कोई भी कार्यवाही करनी होती है तो सभी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मिल करके करते हैं। ठीक है, तो नाटो की कोई भी अपनी जो उनकी कोई भी मिलिट्री या फिर उनकी कोई भी आर्मी सेना जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी जो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ये जो 30 मेंबर्स हैं इनके बीच में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर कि वो अपनी अपनी जितनी भी जो उनकी
मिलिट्री हेल्प होती है, अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहाँ पे वो योगदान देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है कि एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर कि मेंबर्स स्टेट्स होते हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि अगर किसी भी एक मेंबर पे, ठीक है, कहीं एक्सटर्नल पार्टी कोई अटैक करता है, ठीक है, ये एक्सटर्नल पार्टी पे है जो कि नॉन मेंबर होगा, अगर वो अटैक करता है तो सारे जितने भी नेटो के मेंबर्स है 30 मेंबर्स, वो आपस में मिलकर उस एक्सटर्नल मेंबर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रदान करता है। दूसरा हम बात करेंगे पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता बनाए रखने में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करता है। क्यों? यहाँ पर क्या है कि जितने भी जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अपनी कंट्री है, ठीक है, अपनी कंट्री में पीस स्टेब्लिश करने के साथ साथ जो नेबरहुड है या फिर जो और मेंबर्स 30 मेंबर्स है, वहाँ पर भी जो शांति स्थापित करने के लिए जो है ये नाटो जो है वो प्रतिबद्ध है। और इसके कारण इन्हें कहीं दूर जाके भी बहुत सारे जो है अपने कुछ ऐसे एडवेंचर्स करने होते हैं जिससे कि उनकी नेबरहुड, उनके मेंबर्स और उनकी खुद की कंट्री, जितने भी मेंबर कंट्रीज है, वो वहाँ पे भी खुद से जो है पीस और स्टेबिलिटी जो है उसको स्थापित की जाए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए यहाँ पर हमने देखा है कि कई बार जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वहाँ पे जो पायरेसी है उसको रोकने में भी जो है नाटो का बहुत बड़ा हाथ है। 2016 के बाद से हमने देखा है कि यूरोप में, ठीक है, यूरोप में जो कि रिफ्यूजी और माइग्रेंट क्राइसिस हुई है वहाँ पे, ठीक है, यो रिफ्यूजी और माइग्रेंट क्राइसिस जो हुई है उसको भी एड्रेस करने में जो है नाटो ने बहुत ज़्यादा मदद की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से ये पीस और स्टेबिलिटी को स्थापित करता है। इसके बाद हम देखेंगे फाइटिंग टेररिज्म, ठीक है, जो ये जो है आतंकवाद से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 1600, ठीक है, 16,000 जो नेटो ट्रूप्स है, ठीक है, 16,000 नेटो ट्रूप्स ने जितनी भी फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, उनको भी वहां जाकर जो है ट्रेन किया था। और ये जो है यहाँ पर जो है नाटो जो है कलेक्टिवली काम कर रही है ISIS को भी डिफीट करने में, उनसे भी लड़ने के लिए जो है कलेक्टिवली काम कर रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टेररिज्म से लड़ने के लिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई है। इसके बाद हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर अटैक से लड़ने के लिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से नाटो के मेंबर्स का मानना है कि लैंड सरफेस एरिया जो है वो सुरक्षित होना चाहिए, जितने भी सी एरियाज हैं, जितने भी हमारे जो ओशियंस है, सी वाटर्स है, वो भी सेफ होने चाहिए, जो हमारी जो एयर स्पेस है, ठीक है, वो भी सेफ होनी चाहिए। उसी तरीके से जो भी साइबर स्पेस है, ठीक है, जो साइबर स्पेस है उसकी भी सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम किया जाता है, ठीक है। साइबर डिफेंसेस के लिए यहाँ पर जितने भी जो आपस के में जितने भी जो मेंबर्स है, ये सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस को आपस में जो है साझा करते हैं। यहाँ पे उनको बताते हैं कि कौन कौन से साइबर थ्रेट्स या फिर साइबर थ्रेट्स कौन कौन से हैं, और साइबर के क्षेत्र में, ठीक है, उसमें एजुकेट करने में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है, वहाँ के जो साइबर डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो किसी भी मेंबर कंट्री में अगर कहीं पे साइबर अटैक्स होता है या फिर वहाँ पे साइबर थ्रेट्स हैं, तो वहाँ पर वो उनको एक्सपर्ट्स को भी भेजते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये कई सारी चीज़ हमें जो है नाटो का जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो क्या इंडिया को नाटो ज्वाइन करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ के, जैसे कि हम जानते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाँ नाटो को ज्वाइन कर लेना चाहिए इंडिया को। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, शीत युद्ध का अंत हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इसको बनाया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोल्ड वॉर के समय में, ठीक है, कोल्ड वॉर के समय में जो है इंडिया जो है यहाँ पर किसी के साथ भी जो है उसने अलाइन नहीं किया
किया था। इंडिया की खुद ने जो है नाम को, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो है वो मेंबर था और उसने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन कोल्ड वॉर अब एंड हो गया है, ठीक है, कोल्ड वॉर एंड हुआ है 1989-91 के बाद से। जब कोल्ड वॉर एंड हो गया है तो पूरा जो सिनेरियो है, ठीक है, जो सिनेरियो है वो पूरा जो है चेंज हो गया है। सिनेरियो चेंज हो गया है तो यहाँ पे नाटो के जो मेंबर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो नाटो है, उनके भी जो है बहुत सारे उन्होंने जो है रिलेशंस बनाए हैं बहुत सारी न्यूट्रल कंट्रीज के साथ। बहुत सारी जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी उनके साथ भी जो है उसने अपने अच्छे संबंध बनाए हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इंडिया को भी नाटो के ज्वाइन कर लेता है तो जैसा कि हमने बात की कि बहुत तरीके से सिग्निफिकेंट रोल जो है अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो इंडिया के साथ भी जो है सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। इसके बाद हम देखेंगे चेक पाकिस्तान इन चाइनाज इन्फ्लुएंस। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार जो है यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। तो नाटो की जो ट्रीटी है, ठीक है, नाटो की ट्रीटी में जो आर्टिकल नंबर 5 है वो क्या कहता है, जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर किसी भी एक नाटो के मेंबर पे अटैक कोई भी बाहरी देश करता है तो उसको माना जाता है कि पूरे नाटो पे, पूरे संगठन पर अटैक है और सभी मिल के जो है वहाँ पे जो है उसके साथ जो है वहाँ पे उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर पाकिस्तान और चाइना इंडिया पे अटैक करते हैं, क्योंकि उसके पास जो है कई सारे देश जो है आपस में खड़े रहेंगे। और इससे क्या होगा, इससे जो है चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान उनमें भी एक खौफ होगा, उनमें भी एक डिटरेंस होगा कि वो इंडिया पे जो है कोई भी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई ना करे। जो समय समय पे अटैक्स होते रहते हैं उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं मिलिट्री बेनिफिट्स। ठीक है, मिलिट्री बेनिफिट्स है यहाँ पर जो है रेगुलर जो है हमें जो मिलिट्री अलायंसेस हो रही है, ठीक है, मिलिट्री अलायंसेस जो हो रही है उसका भी बहुत ज़्यादा जो है हमें फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे इंडिया जो है ऑलरेडी बहुत सारी जो है नाटो के मेंबर्स जो हैं उनके साथ अभी भी जो है काफ़ी सारी जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है, जैसे कि फ्रांस के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, यूएसए के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनके साथ जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा जो है मिलिट्री बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, जो 30 मेंबर्स है सभी के साथ जो है यहाँ पे मिलिट्री अलायंसेस स्थापित होंगे, तो सभी के साथ जो है मिलिट्री बेनिफिट्स होंगे। और यहाँ पे जैसे कि नाटो को वर्ल्ड का पावरफुल अलायंस माना जाता है, तो उसके साथ हमें जो है मिलिट्री बेनिफिट्स लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो है एड्रेस वेरियस अदर इश्यूज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि इंडिया जो है उस पर जो है कई सारे जो है मेंबर्स के साथ मिलकर जो है कई अपनी जो है समस्याओं को जो है हल निकाल सकती है। जैसे कि टेररिज्म का इशू है, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि नाटो जो है वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को साझा करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी है, जो हमारी जो चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स है, उसमें जो है यहाँ पर बदलती जियो पॉलिटिक्स में भी इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है ऐसे एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम अगर जो है नाटो का अगर मेंबर बन जाता है इंडिया, तो उसके जो है अपनी जो नेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, नेशनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ तर्क है जो कि इस पक्ष में है कि इंडिया को नाटो को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब हम वो आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे जो कहता है कि इंडिया को नाटो को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि इंडिया के जो टाइज है रशिया के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो अगर इंडिया जो है नाटो को ज्वाइन करता है तो वो कहीं ना कहीं रशिया को हम लोग नाराज़ करेंगे। जिस तरीके से अगर हम लोग प्रेजेंट केस में देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया को लेकर भी, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पे नाटो को लेकर नेटो के मेंबर रशिया सॉरी यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बनता है तो उससे जो है रशिया के साथ उस यूक्रेन और नेटो के यूक्रेन और रशिया के जो है रिलेशंस खराब हो रहे हैं। इसी तरह अगर इंडिया अगर नाटो का मेंबर बनता है तो हमारे भी रिलेशंस जो है वो रशिया के साथ जो है वो खराब हो सकते हैं। तो साथ साथ जो है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट को लेके जो डिपेंडेंसी
डिपेंडेंसी जो है रशिया पे, कहीं ना कहीं वो जो है हमारी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, इंडिया की जो मिलिट्री और डिफेंस टाइज जो है वो रशिया के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो यूएस और इंडिया के टाइज को लेके ऑलरेडी जो है यहाँ पे रशिया को हम नाराज कर चुके हैं। और जैसे कि क्वाड के जो है इंडिया जो है क्वाड का मेंबर है, तो उससे भी जो है हमारे रिलेशन जो है रशिया के साथ जो है थोड़े से स्ट्रेन हुए हैं जब से इंडिया जो है क्वाड का मेंबर हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम फर्दर अगर नाटो को ज्वाइन करते हैं तो हम रशिया को और ज़्यादा नाराज़ करेंगे, तो हमारे जो टाइज जो है वो और ज़्यादा जो है वो ख़राब होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से जो है हमारे की जो रशिया जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है चाइना के इन्फ्लुएंस को भी जो है पूरे रीजन में उसको कंटेन करने में। तो इसलिए हम रशिया को जो है किसी भी तरीके से नाराज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोवरेनिटी, ठीक है, संप्रभुता। नाटो का मेंबर होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जो मैटर्स हैं उसमें जो हमारी जो संप्रभुता होता है, जो हमारी जो पावर्स होती है उसके साथ कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो नाटो के पीसेस जो होंगे वो इंडिया के भी लैंड पे यहाँ पे जो है लगाए जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो हमारी जो पूरी जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन नाटो, नाटो के भीतर भी बहुत ज़्यादा विवाद है। नाटो के जो खुद के जो मेंबर्स हैं जैसे कि टर्की है, ग्रीस है, ठीक है, इनमें आपस में ही बहुत ज़्यादा विवाद है। यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा विवाद है जितने भी नाटो मेंबर्स है कि मिलिट्री बर्डन जो है कौन कितना जो है सेना जो है उसको कंट्रीब्यूट करेगा, किस तरीके से मिलिट्री में कंट्रीब्यूट करना है, मिलिट्री बर्डन किस तरीके से शेयर किया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे जो है यहाँ पे इश्यूज है जिसमें कि नाटो में पहले से ही बहुत सारे जो है विवाद है। यहाँ पे जो है उनकी जो पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसी है चाइना को लेके, रशिया को लेके, मिडिल ईस्ट को लेके, उसमें भी जितने भी मेंबर्स हैं उनमें आपस में ही बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाटो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। वो कोई भी मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है सॉलिडारिटी उसमें नहीं देखी गई है। तो ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना जहाँ पे खुद ही सॉलिडारिटी नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा विन विन सिचुएशन नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं इन्वॉल्वमेंट इन अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, अनावश्यक विवादों में पड़ना है। जैसा कि आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है कि किसी भी एक मेंबर पे अगर वहाँ पे अटैक होता है तो सभी के सभी जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सब मिल के वहाँ पर जो है उसके अगेंस्ट जो है वो वहाँ पे पूरा जो है एक कार्रवाई करेंगे। तो इसमें क्या है कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है उसकी भी जो है कई बार जो है अगर कहीं किसी और कंट्री का अगर कोई विवाद चल रहा है तो इंडिया को जो है ज़बरदस्ती वहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने सोल्जर्स भेजने पड़ेंगे, मिलिट्री बर्डन को शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब लड़ाई होगी तो इंडियन सोल्जर्स भी, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स भी जो है उनकी लाइफ भी जो है वो खतरे में होगी। बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो है उनकी जान जाएगी। तो यहाँ पे जो है अराउंड मतलब कि अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर भी कहीं विवाद हो रहा है तो इंडिया को अननेसेसरी वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जबकि इंडिया का वहाँ पे जो है कोई भी जो है हित भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अननेसेसरली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और साथ साथ ये भी देखा गया कि नाटो जो है बहुत ज़्यादा जो है कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि लिबिया है, इराक है, अफगानिस्तान है, इन सारे जितने भी मुद्दे हैं वहाँ के जो इश्यूज हैं उसमें जो है नाटो जो है उसकी भूमिका जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। वहाँ पे जो है नाटो को जो है एक अनसक्सेसफुल के रूप में जो है देखा गया है। तो इस वजह से जो है नाटो को जो इंडिया को जो है नाटो को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। पर कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि अब जो मल्टीलेटरल जो वर्ल्ड है, जो यहाँ पर जो है इंडिया के टाइज जो है वो अपने अलग अलग तरीके से जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इंडिया जो है अगर नेटो के मेंबर बनता है तो उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी टेररिज्म से लड़ने में। पाक एंड चाइना जो कि उसके एकदम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके जो अटैक्स हैं उनको चेक करने में, उनको कंटेन करने में बहुत ज़्यादा जो है आज मिलिट्री बेनिफिट्स जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसको लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है इंडिया को फ़ायदे भी होंगे नेटो का अगर मैं वो मेंबर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया शुड ज्वाइन जो है नेटो।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीलेटरल वर्ल्ड है और जितने भी मेंबर्स है, जितने भी जो ग्लोबलाइजेशन है, जितने भी कंट्रीज से हम अपने रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं, हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय गुड गवर्नेंस, आल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू इम्प्रूव गुड गवर्नेंस इन इंडिया। सुशासन से क्या तात्पर्य है, साथ ही भारत में सुशासन में सुधार के लिए कुछ उपाय सुझाइए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि गुड गवर्नेंस या फिर सुशासन जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी थी कि किसी भी देश के जितने भी संसाधन है उनको किस तरीके से उनका प्रबंधन किया जाता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ताकि जो है यहाँ पे जितनी भी उस देश का जो है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है उसका विकास किया जा सके। तो यहाँ पे सुशासन जो होता है वो शासन के आगे की चीज होती है। ठीक है, जो सुशासन है वो जो है शासन के आगे की चीज होती है। इसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है जो हमारा जो शासन हो रहा है, वहाँ पे जितना भी जो गवर्नेंस है उसको और किस तरीके से हम लोग बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से और जो है बेटर मैनेज कर सकते हैं वहाँ के रिसोर्सेज, ताकि जो है यहाँ पर जो हमारी जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है या जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज जो है किसी देश के, उनको जो है उनका जो है उचित तरीके से जो है यहाँ पर उनका प्रबंधन होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से और न्याय संगत तरीके से जो है उसके जो है इक्विटेबल और जो है यहाँ पे जस्ट मैनर में जो है उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि क्या है, ताकि हमारी जितनी भी सामाजिक नीड्स है या फिर सोसाइटी की जो नीड्स है उनको हम लोग पूरा कर सके। ठीक है, समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सके, और साथ साथ जो है इसमें क्या करते हैं कि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। तभी जो है जो हमारी जो सोसाइटी की जो नीड्स है हम उसको हम लोग और ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। हमारे जो सोसाइटी है, जितने भी जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हम लोग जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है पीपल का जो यहाँ के जो लोग हैं उनके जो है यहाँ पर निर्णय लेने में भागीदारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो है यहाँ पर जो है हम सुशासन के जरिए जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर समावेशी विकास भी कर सकते हैं। मतलब कि दूर दराज इलाके में जो भी रिमोट एरियाज है या फिर जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वहाँ पर भी जो है हम जो है यहाँ पर लाभ पहुँचा सकते हैं। इस तरीके से जो है हमें हमारे देश के जो संसाधन है उसको मैनेज करना है, ताकि जो है यहाँ पर पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जो है उसका लाभ जो है वो पहुंच सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 पिलर्स है। ठीक है, सुशासन के जो है 4 स्तंभ है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इथोस। ठीक है, प्रकृति। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो भी सिटीजन के तरफ जो है हमारी सर्विस जो है हमारी कि हम उनको जो है अपनी जो है सर्विस देंगे, ऐसी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। एथिक्स होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सब वैल्यूज जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है इक्विटी, हिस्सेदारी। ठीक है, जितने भी जो सिटीजन्स हैं उनको जो है इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उनके प्रति एक एम्पैथी होनी चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, एम्पैथी होना सिविल सर्वेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जितने भी हमारे जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनका कल्याण कर सकेंगे, उनकी हम लोग ज़रूरतों को समझेंगे और उसी प्रकार से जो है पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जा सकता है। एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, ताकि जितनी भी जो सरकार द्वारा जितनी भी जो सर्विस दी जाती है लोगों को, उसको हम लोग टाइमली दे सके। ठीक है, टाइमली दे सके, एफिशिएंटली दे सके, इफेक्टिवली जो है सर्विस की डिलीवरी दे सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करके लोगों तक सर्विस जो है और बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें जो है उपाय बताने हैं गुड गवर्नेंस के, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होगी कि आखिर यहाँ पर जो है सुशासन पे जो है वो कमी कहाँ कहाँ है, उस पे मुद्दे कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है करप्शन, भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार की वजह से जो है
भ्रष्टाचार की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों का जो है यहाँ पर जो है मोराल जो है इंडिया में जो है या फिर हम कह सकते हैं किसी भी देश में जो है लोगों का जो मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। क्यों? हम यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है उनके टैक्सेस भरते हैं, लेकिन उनके जो टैक्सेस के जो उन्हें फ़ायदे मिलने चाहिए वो नहीं भर वो मिल पाते, क्योंकि वो क्या होता है उनके करप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो करप्शन जो है यहाँ पे जो है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस जो है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो करप्शन की वजह से जो है पब्लिक वेलफेयर में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है रुकावटें आती हैं। और अगर हम बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो उसमें भी जो है इंडिया की रैंकिंग जो है हम देखते हैं कि कई साल से जो है लगातार गिर रही है। तो यहाँ पे इंडिया में जो करप्शन जो है भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे रेड टेपिज्म, ठीक है, लाल फीताशाही। यहाँ पर जो है यहाँ पर रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। एक सर्विस बुक के हिसाब से चलते हैं, जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रोसेस में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डिले हो जाता है। इनफेक्टिव लॉज है, अप्रभावी कानून है। इंडिया में कानून बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं ताकि जो है लोगों का वेलफेयर के लिए, वल्नरेबल सेक्शन, वीकर सेक्शन के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा कानून है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जिसके कारण जो है गुड गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व की कमी है। जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनके जो काम करते हैं उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जिसके कारण से जो है वहाँ पे जो है काम जो है वो एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर एक नेक्सस बना हुआ है। जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनका एक नेक्सस बना हुआ है, और जिसकी वजह से जो है सफ़र कौन करता है? वो करता है आम आदमी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, लेकिन जो है यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि हमने लेक्चर में भी बात की थी, करीब 43% ऑफ एमपीज जो हैं अभी फिलहाल लोकसभा 2019 में, वो क्या है, उनका कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर जो है क्रिमिनल चार्जेस जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है उसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से जो लोगों का जो वेलफेयर है वो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे हैम्पर होता है। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है, यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, जो कि सुशासन में कहीं ना कहीं बाधाएं पैदा करता है। तो यहाँ पर हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? सबसे पहले है अकाउंटेबिलिटी। हमें जितने भी सिविल सर्वेंट्स जो है, पब्लिक ऑफिसर्स जो है, उनकी हमें जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी जो है यहाँ पे जो जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अच्छे से काम कर सकेंगे, अगर उनकी जवाबदेही तय कर दी जाएगी। तब अगर उनकी जवाबदेही होगी लोगों के प्रति, तो वो जो है वो अपना कार्य जो है वो ठीक ढंग से करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको उसके प्रति जो है जवाब देना पड़ेगा। तो जितने भी जो एक्ट ऑफ कमीशन है, ओमिशन है, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इन सभी की जवाबदेही तय करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें जो है लोगों की पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके जो है हम यहाँ पर जो है लोगों की नीड्स को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, जिससे कि जो है लोगों का कल्याण होगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में जो है होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितनी भी जो पब्लिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिसके लिए जो है आरटीआई को भी लेकर के आया गया था। रूल ऑफ लॉ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, जितने भी जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पे इक्वल ट्रीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जितने भी जो लॉज हैं उससे जो है यहाँ पे सोसाइटी का बेनिफिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो रूल ऑफ लॉ जो है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हम लोग गुड गवर्नेंस को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका जो है लोगों के प्रति
सर्विस के लिए जो है तत्पर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जितने भी जो सर्विस डिलीवरी है वो एक विद इन टाइम फ्रेम जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है उनको एक टारगेट बना लेना चाहिए और उसी टारगेट पे ही जो है वहाँ पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गवर्नेंस है, सुशासन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है यहाँ पर जो है हमारे देश की जो है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुशासन होगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है लोगों का कल्याण होगा, वो और ज़्यादा जो है अपने बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। वहाँ पे जो अगर उनको सब तरीके से जो है सर्विस मिलेगी, अगर वो जो है उनका जो है विकास होगा, अगर लोगों का विकास होगा, तो वो अपने जो है फुल पोटेंशियल से, ठीक है, वो फुल पोटेंशियल से काम कर सकेंगे, जिससे कि हम लोग जो है मैक्सिमम वेलफेयर को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर उससे क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम लोग उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, करप्शन को कम कर सकते हैं, जितनी भी सर्विस है उसको हम लोग टाइमली डिलीवर कर सकते हैं, जिससे कि जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है भारत के विकास में, जो भारत का जो विकास है उसको करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सुशासन है वो शासन से आगे की चीज़ है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।